Okay, welcome back. In the last lecture, we have completed the Newland scientist. Now, today we are going to complete a third scientist known as Mendeleev. तो हमने दो साइंटिस्ट कर लिया अभी तक, डॉबरिनर कर लिया, मेंडेलीव कर लिया. वो दोनों का भी साइंट फेल हो गया. सॉरी, न्यूलैंड कर लिया. वो दोनों भी साइंटिस्ट का जितना भी हमने स्टेटमेंट पढ़ा, जितना भी सब थियरी पढ़ा, सबका सब फेल हो गया. लेकिन फिर भी पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है. अभी थर्ड साइंटिस्ट की तरफ चलते हैं जिनका नाम है मेंडेलीव. इनका कंप्लीट नाम है दिमित्री इनोविक मेंडेलीव. क्या है इनका पूरा नाम? दिमित्री इनोविक मेंडेलीव. इन द ईयर 1869 से 1872 के बीच में इन्होंने एलिमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट स्टार्ट किया. और उन्होंने क्या किया देखते हैं, उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन. उन्होंने 63 एलिमेंट्स अरेंज किए थे. टोटल कितना एलिमेंट उन्होंने अरेंज किया था? 63. उन्होंने क्या कंसीडर किया था कि जो भी एलिमेंट है उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल मतलब उसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, तो उन्होंने भी वही कंसीडर किया जो कि डॉबरिनर और न्यूलैंड ने किया था. उन्होंने भी कंसीडर किया कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज एटॉमिक मास. कि अगर मुझे किसी भी एलिमेंट के बारे में पढ़ना है तो मुझे सबसे पहले उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए. ऐसा मेंडेलीव का कहना था. नेक्स्ट, he found that the element with similar physical and chemical properties repeat after definite interval. Repeat. अब ये रिपीट क्यों? क्योंकि चैप्टर में ही नाम है पीरियोडिक. मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो कुछ टाइम इंटरवल के बाद वो रिपीट करते रहती है, जो कि मेरे को न्यूलैंड से पता चल गया था. जो उन्होंने सारे गामा पद सा लिया तो सा और सा रिपीट हुआ. तो यहाँ पे मेंडेलीव ने कंसीडर किया कि कुछ एलिमेंट्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं. अब फिजिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जो हम जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये हम कंसीडर करते हैं उसका फिजिकल प्रॉपर्टी में. केमिकल प्रॉपर्टी मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या देगा, एसिड के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या देगा, बेस के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या होगा. तो ये सारी प्रॉपर्टी एलिमेंट के कुछ इंटरवल के बाद रिपीट कर रही थी. नेक्स्ट, उन्होंने पूरा जो पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें ऐसा वर्टिकल रोज बनाए थे, हॉरिजॉन्टल किया था. तो वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं हम? ग्रुप. और हॉरिजॉन्टल रोज को हम बोलते हैं पीरियड. याद रखो, ये इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो. और ये फिलअप आता है. ये जो दो लास्ट के पॉइंट है, दिस आर FIB. आप इसको मार्क कर सकते हो कि ये दोनों भी क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं कि वर्टिकल कॉलम्स नोन एज ग्रुप्स, हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड. ये दोनों भी याद रखो, कहीं ना कहीं एक आध का फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं. तो ये पूरा जो था वो उनका इंट्रोडक्शन था मेंडेलीव का. एक बार फटाक से गो थ्रू करते हैं. उन्होंने कितना एलिमेंट अरेंज किया था? 63. उन्होंने क्या कंसीडर किया था एलिमेंट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी? एटॉमिक मास. उन्होंने क्या देखा कि पर्टिकुलर एलिमेंट का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रिपीट्स आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम. उन्होंने क्या किया था, जो उनका पीरियोडिक टेबल था उसमें वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे और हॉरिजॉन्टल रोज बनाए थे. तो वर्टिकल कॉलम्स को क्या नाम दिए थे? ग्रुप. और हॉरिजॉन्टल रोज को नाम दिया था पीरियड्स. तो यहाँ पे मेंडेलीव का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है. नेक्स्ट, उनका स्टेटमेंट. हर साइंटिस्ट ने अपना अपना एक स्टेटमेंट बना के रखा था. जैसे हमने डॉबरिनर का देखा कि ट्रायड वाला, न्यूलैंड का देखा ऑक्टेव रूल. उसी तरीके से मेंडेलीव का भी स्टेटमेंट है. अगेन 2 मार्क्स क्वेश्चन और डिफाइंड स्टेटमेंट में 1 मार्क क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्टेटमेंट, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ मेंडेलीव. तो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. क्योंकि उन्होंने पहले यहीं पे कंसीडर किया था कि किसी भी एलिमेंट का मुझे प्रॉपर्टी पता है या पता करना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए? उसका एटॉमिक मास, अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव. मैं आपको बोलता हूं कि हमने पीरियोडिक टेबल जो पढ़ा वो मॉसली के हिसाब से पढ़ा है, लेकिन जो मेन जो नींव बोलते हैं, बेस मजबूत किया था क्लासिफिकेशन में, वो ये मेंडेलीव ही थे.
इन्होंने ऑलमोस्ट जितने भी नोन एलिमेंट उस टाइम तक थे सभी को अरेंज किया था। तो सबसे मेन बेस जो तैयार किया था वो मेंडलीव ने किया था। लेकिन क्या होता, हर साइंटिस्ट जैसे जैसे आगे उसका प्रोसीजर बढ़ते जाता है तो उसमें कुछ मिस्टेक्स निकलती है और वही मिस्टेक्स को करेक्ट करते करते एक थियरी तैयार हो जाती है। तो ये था उनका स्टेटमेंट, 1 मार्क्स क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है राइट द मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अगर मेरिट और डीमेरिट दोनों साथ में पूछेंगे तो ये आपका 2-2 मार्क्स का हो जाएगा। एक तो डिस्टिंग्विश में भी पूछ सकते हैं, राइट द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले उसका मेरिट अब देखते हैं। मैंने जिस फॉर्मेट में लिखा है आप इस फॉर्मेट में भी लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आपको अगर मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल या उसका डीमेरिट या मेरिट लर्न नहीं होता है तो मैं आपसे बोलूंगा कि प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। आप इसको इस तरीके से अगर बोर्ड में भी रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। पहला पॉइंट क्या है, atomic masses of some element were revised so as to give them proper place in the periodic table। क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में कुछ एलिमेंट जो डिस्कवर किए गए थे उनका एटॉमिक मास में कुछ गड़बड़ था। कुछ एटॉमिक मास कुछ एलिमेंट्स के तो रॉन्ग प्रिंट थे, तो उन्होंने उसको रिवाइज किया, उसको करेक्ट किया। एग्जांपल के तौर पे दिया बेरिलियम। बेरिलियम का पहले एटॉमिक मास कंसीडर था 14.09। बाद में मेंडलीव ने उसको स्टडी किया और उसको करेक्ट किया और बाद में पता चला कि बेरिलियम का एटॉमिक मास है 9.4। तो ये उन्होंने एक अच्छा काम किया। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 वेकेंट प्लेसेस छोड़ दिए। वेकेंट मतलब खाली प्लेसेस, जो कि एलिमेंट नोन नहीं थे, तब तक वो एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं किया था। लेकिन उनको मालूम था कि ये एलिमेंट जो है जब भी डिस्कवर होगा वो उसी वेकेंट बॉक्सेस में फिट बैठेगा। मतलब एक तरीके से मैं बोलूं कि मेंडलीव जो होते वो अंतर्यामी हो गए थे। अरे मतलब कैसा है कि बच्चा पैदा नहीं हुआ लेकिन उसकी पहले से भविष्यवाणी करके बैठे हुए थे। तो उन्होंने भी वही काम किया, पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 वेकेंट प्लेस छोड़ के रखे थे और उनको बोला गया था, उन्होंने एक नाम दिया था उसका, एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन। और जितना भी उन्होंने अरेंज किया था तो उसके अकॉर्डिंग एक का बोरॉन का एटॉमिक मास था 44, एक का एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास था 68 और एक का सिलिकॉन का एटॉमिक मास था 72। ये एलिमेंट का एक्चुअल नेम नहीं है, दिस वॉज जस्ट अ वेकेंट प्लेस और उसको एक ऐसा छोटा सा एक ऐसा नाम देके उन्होंने उसको लेफ्ट कर दिया था। आफ्टर लेटर ऑन कुछ साल बाद जब वो सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए तो एका बोरॉन केम टू बी नोन एज स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम केम टू बी नोन एज गैलियम, एका सिलिकॉन केम टू बी नोन एज जर्मेनियम। ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स मैच द कॉलम में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव्स भी प्रिपेयर हो रहा है, साथ साथ में हमारे 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो रहे हैं। अब उसमें क्वेश्चन होता है कि एका बोरॉन डैश तो स्कैंडियम, आपको याद कैसे करना है। कभी कभी क्या होता है हमको एका बोरॉन का याद है ये जी और ये जर्मेनियम, क्योंकि दोनों भी जी से स्टार्ट है ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने इसलिए एक ऐसा ट्रिक रखा है, आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने रखा है बस बी बोरॉन, ए एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का एस। अगर ये देखा तो BaS हो गया बस, ठीक है। अभी बोरॉन के सामने और यहाँ पे ऑर्डर लिखो SGG, यहाँ पे ऑर्डर क्या रहेगा SGG। अब बोलोगे सर कि ये दोनों भी तो GG है, तो कौन सा जी पहले लगाओ, क्या जीजा जी तो नहीं बुला रहे ना हम लोग, उसके लिए भी हमने एक नाम दिया। तो बोरॉन को हम क्या बुलाएंगे स्कैंडियम, एल्यूमिनियम को गैलियम। अब ये पता नहीं है या इसमें कंफ्यूजन होगा मुझे कि जर्मेनियम लिखूं ऊपर कि गैलियम। तो याद रखो अल्फाबेट बचपन से सीखते आ रहे ABCD, जी के बाद क्या आ रहा है ए और यहाँ पे जी के बाद क्या आ रहा है ई, तो इसलिए ए वाले को पहले मतलब गैलियम का नाम ऊपर आ जाएगा और जर्मेनियम का नाम नीचे आ जाएगा। तो अगर आप इस ऑर्डर में याद रखते हो तो आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा कि एका बोरॉन का नाम क्या था, एका एल्यूमिनियम का नाम क्या था और एका सिलिकॉन का नाम क्या था।
सिमिलरली उन्होंने और एक ऐसा काम किया था जो कि आपके इस आंसर में नहीं है, मैं बता दे रहा हूं आपको कि उन्होंने क्या किया था ना कि ये जो अननोन एलिमेंट था ना उसका सारा प्रॉपर्टी पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था कि इसका एटॉमिक मास इतना होगा, इसका एटॉमिक नंबर इतना है, इतने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा। जब डिस्कवर किया गया और एक एल्यूमिनियम के प्रॉपर्टी को गैलियम के प्रॉपर्टी के साथ मैच किया गया तो उनका प्रेडिक्शन करेक्ट निकला। इसीलिए मैं बोला कि मेंडलीव बहुत अंतर्यामी हो चुके थे उस समय पे। तो ये 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट है कि ही क्रिएटेड जीरो ग्रुप। जब तक मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाया था तब तक जीरो ग्रुप डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन जब डिस्कवर किया गया उन्होंने ही जीरो ग्रुप बनाया। तो जब नोबल गैस डिस्कवर किए गए तो उन्होंने क्या किया, अपने पीरियोडिक टेबल में एक जीरो ग्रुप भी डिस्कवर कर दिया विदाउट, और वो जो भी जीरो ग्रुप डिस्कवर हुए थे वो बरोबर जो नोबल गैस इनर्ट गैस डिस्कवर हुए तो बरोबर जीरो ग्रुप में फिट बैठ गए थे विदाउट डिस्टर्बिंग द पीरियोडिक टेबल। मतलब मेंडलीव को वापस से पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट नहीं करना पड़ा, उन्होंने ऑलरेडी जो जीरो ग्रुप किया था वो अकॉर्डिंगली उनके पीरियोडिक टेबल में उन्होंने फिट कर दिया। तो ये उनका उसमें सबसे अच्छा योगदान था। नेक्स्ट उनका डीमेरिट। हर आदमी अच्छा काम करता है तो उसके कुछ नेगेटिव्स निकलते, जैसे हर पॉइंट का हेड और टेल होता है। तो मेंडलीव भी काम करते गए तो उसमें कुछ करेक्शंस थे जो उन्होंने शायद नहीं ध्यान दिया। तो क्या होता है कि हम दूसरों से सीखते। याद रखो लाइफ में जो आपका हमेशा दुश्मन होता है वो आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है, क्योंकि दुश्मन आपकी सिर्फ नेगेटिव पार्ट निकालता है और हमको क्या करना है, वो नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो हम अच्छे बनते जाते हैं। उसी तरीके से मेंडलीव के डीमेरिट्स देखते हैं। सबसे पहला डीमेरिट क्या है, द होल नंबर एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट दैट इज कोबाल्ट एंड निकल इज द सेम। उन्होंने क्या किया था, जो उनका पीरियोडिक टेबल उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था उसके अंदर कोबाल्ट का और निकल का ये दोनों का एटॉमिक मास सेम था 59, जो कि हो नहीं सकता था क्योंकि उन्होंने भी जो एलिमेंट अरेंज किया था वो इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास किया था। तो जब इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो हाउ इट इज पॉसिबल कि कोबाल्ट और निकल दोनों का एटॉमिक मास सेम हो सकता है। तो ये वहां का उनका पहला मिस्टेक निकला। दूसरा क्या हुआ, when elements are arranged in increasing order of the atomic masses, the rise in the atomic masses does not to be appear uniform। यही वो स्टेटमेंट आ गया कि जब उन्होंने सारा एलिमेंट अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली किया था तो वो यूनिफॉर्म नहीं था। मतलब कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मास कम थे फिर भी वो हायर एटॉमिक मास के पहले आ जाते थे। तो ये उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हुआ यहाँ पे। मतलब एक मोटा आदमी है तो कैसा होना चाहिए कि पतले आदमी के बाद मोटा आदमी आना चाहिए। यहां पे उन्होंने क्या किया कि पतले आदमी के पहले मोटे आदमी को डाल दिया, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं बैठा। इसकी वजह से उनका ये सेकंड ड्रॉबैक निकला। द थर्ड इज लेटर ऑन व्हेन आइसोटोप्स वर डिस्कवर्ड इट वाज डिफिकल्ट फॉर मेंडलीव इन प्लेसिंग देम इन अ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि उस समय कुछ आइसोटोप्स डिस्कवर नहीं किए गए थे। आपको बता देता हूं आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स मतलब जिसका की सेम केमिकल प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है, उनका केमिकल प्रॉपर्टी सब सेम होता है। तो जब वो डिस्कवर किया गया तो उनको एटॉमिक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में पोजीशन करने में मेंडलीव को बहुत ही डिफिकल्टी फेस करना हुआ। तो इसके हिसाब से ये 3 मेंडलीव के डीमेरिट्स थे। तो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये कंप्लीट 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये तीनों का तीनों आपका एक फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपका यहाँ पे एक फिल अप स्टेटमेंट का 1 मार्क्स। अगर आप पूरा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल कर लेते हैं मेरिट डीमेरिट तो इसमें से कुछ ना कुछ आपको 2 से 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो बोर्ड में आ ही जाएगा, कंफर्म है, इसमें डाउट नहीं है। इससे रिगार्डिंग आपको कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन बोर्ड में कंफर्म आ जाएगा। तो आपके लिए मैं बता दूं कि अभी बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए आप ऐसे प्रिपरेशन करते रहे और ऐसे आंसर में फॉर्मेट में मैंने दिया ताकि आपको लर्निंग करने में आसानी रहे, और टेबल फॉर्म में दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं कौन सा कैसे कैसे याद करना है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट लेक्चर, द लास्ट फाइनल लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज मोस्टली पीरियोडिक टेबल।
वो एक ऐसा साइंटिस्ट था जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उनका डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा है क्योंकि वही पीरियोडिक टेबल है जो अभी हम करंट में फॉलो करते आ रहे हैं। तो यहां तक मेंडलीव का ये पूरा कंट्रीब्यूशन हमने देख लिया। ओके, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।